कल जो किया था उसमें कोई डाउट है? जो मतलब जैसे आपने कल का होमवर्क किया है तो उसमें कोई डाउट्स वगैरह कुछ है? सम्यक जी, पलक जी, कुछ भी नहीं, पूरा समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रही। आ रही है, मुझे तो क्लियर है पूरा। आपको आ रही है मेरी? हमारी आ रही है? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, मुझे तो क्लियर है पूरा। हाँ, ठीक है। तो एक बार आज सेशन उल्टा चालू करते हैं। एक बार आप मुझे बताओ क्या क्या, कौन से फैक्टर से आपने कंपनी शॉर्टलिस्ट करी है, उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने लिया पेंट की कैटेगरी में एक इंडिगो मिनट, पेंट्स। ओपन करता हूँ। हाँ बताओ, कौन सी कंपनी चूज करी है? इंडिगो पेंट और एशियन पेंट। ओके, जी बताइए। ये तो इंडिगो पेंट में डेप्थ बहुत कम है, और एशियन पेंट्स ने ना प्लेज परसेंटेज 9% है, ओके। और इंडिगो में 0 है प्लेज परसेंटेज। और इसका ओके। आरओसीई और आरओई दोनों ही अ, कम है एशियन पेंट से, और उसमें डेप्थ ज्यादा है। ओके, ठीक है। फिर भी अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा इंडिगो पेंट में। ओके, अ, क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है, ओके। और उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 12 है, तो यानी वो ऑलरेडी काफी ऊपर चल रही है। तो आई परसेंट, थिंक करेक्ट। इंडिगो पेंट्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है। हम्म। ओके, ये आपने देखा है सेल्स वेरिएंस और ये सब रेशियोज? हाँ, ये सब सेल्स देखे, पर वेरिएशन कब इंपॉर्टेंट होता है कि सेल्स अगर किसी का माइनस में जा रहा है और किसी का प्लस जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इंडिगो पेंट्स क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस अगर मैं देखूँ तो इसका -23% है, जबकि ये -3 है। ठीक है, तो ये सब रेशियोज तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी के लिए तो बाकी सारे फैक्टर, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल लिया। बाकी सारे फैक्टर्स देख के तो इन दोनों में एशियन पेंट, इंडिगो पेंट ज्यादा बेटर है। अच्छा। अब ये बाकी सारी कंपनीज स्टडी करिए, बर्जर पेंट, कैंसाई नेरोलैक। नहीं, इससे भी ये दो ही खरीदी। मैंने सारे सेक्टर्स में से बेस्ट दो कंपनीज बोली थी आपको। अच्छा, मैंने सारे सेक्टर्स में से दो कंपनी कंपेयर करी कि कौन अच्छी है मतलब कौन हाँ, बेकार है। पांच सेक्टर आपको स्टडी करने हाँ, हैं और उसमें जितनी भी कंपनीज है उसमें से बेस्ट टू। ये ठीक है, चलो कोई नहीं। आज बाकी के आज रेशियोज जो करेंगे ना उसके बाद सेम एक्सरसाइज करेंगे फिर से। पलक जी, आपने कौन से सेक्टर्स स्टडी किए हैं? मैंने हेल्थ केयर के किया। ओके, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। जी बोलिए। ये करूँगी तुम इसको बताओ। किसके साथ कंपेयर किया है सबसे पहले बताइए। ब्लू जेट हेल्थ केयर। हाँ, ब्लू जेट हेल्थ है और कुछ होगा। ब्लू जेट। हाँ, ब्लू हाँ ये जेट। ये मुझे दिखा रहा है। देखो इसमें मैं फर्क बताता हूँ।
जब मैं ये मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, ठीक है, इसका सेक्टर है हेल्थ केयर, ठीक है, और जब मैं ब्लू जेट हेल्थ केयर ओपन कर रहा हूँ तो इसका सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स। दोनों अलग अलग सेक्टर्स ही अलग अलग है। समझ आ रहा है? तो मतलब है, वो पूरे मेडिकल लाइन में ही है, बट दोनों की परफॉर्मिंग एसेट्स पूरे अलग है। अच्छा। तो इन दोनों के कंपैरिजन नहीं हो सकते कभी भी। अब जैसे आपको इसी सेक्टर में चाहिए ना, तो जैसे अपन ने ओपन किया है पीयर कंपैरिजंस, तो ये जो सारे सन फार्मा वगैरह, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। और अगर मैं मैक्स हेल्थ केयर अब ओपन कर रहा हूँ, तो इसके कॉम्पिटिटर्स ये सारे हैं। ठीक है, एक बार मुझे बताओ क्या स्टडी किया है वो, एक बार मुझे एक बार बताओ। मैक्स हेल्थ केयर में क्या पॉजिटिव्स और क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या है? मैक्स हेल्थ केयर ज्यादा डेप्थ में है, कंपेयर करो तो ठीक है। उससे। और पर प्रॉफिट ब्लू जेट में ज्यादा है। ओके। और क्या, प्राइस। ज्यादा होनी चाहिए तुम। और मैक्स हेल्थ केयर में प्राइस वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू कम है। ओके, एक मिनट मैं आपको ये कंपैरिजन ओपन करता हूँ। ये बोलिए। हाँ, मैक्स में क्या है? मुझे डेट इतनी ज्यादा नहीं लग रही इसमें। देखो, प्लेज परसेंटेज भी 0 है, डेट टू इक्विटी भी 0.2 है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है इसमें डेट। आपने कोई और रेशियो स्टडी किया हो जिसको लगा हो कि ये वही रेशियो है, वैसा हो सकता है। इसमें अगर 0.0 है और यहाँ पे 0.2 है, तो मार्जिनल ज्यादा है उससे। स्टॉक पिकिंग अपन डिसाइड नहीं कर सकते। बाकी सारे जो रेशियोज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ से। और ROC वो तो ज्यादा है ना ब्लू जेट की। हाँ, वो डिपेंड, वो ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे अपन। यहाँ पे 30-32 है, यहाँ पे 16-13 है, वो हाँ। ऑब्वियसली है। बट अब हमने जैसे पहला ही पॉइंट देखा कि ये दोनों सेक्टर्स ही अलग है। ठीक है, तो ये कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि काफी मान लो जो आईटी कंपनीज है, उसमें अब आरओई देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे मान लो इन्फोसिस है, तो ये 40-30-40 इसके आसपास ही रहते हैं। ठीक है, अब ये डिफेंस सेक्टर देखोगे तो उसके वो क्राइटेरिया ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, और कौन से स्टडी किए, और कौन से सेक्टर स्टडी किए? सीमेंट, जी। इंडियन सीमेंट। इंडिया सीमेंट्स। बताओ।
अंबुजा सीमेंट। और हाँ, अंबुजा सीमेंट। ठीक है, हम्म, इसमें क्या बेटर है क्या नहीं, कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है? इंडिया में तो ROC और ROE मतलब माइनस में ही जा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं इसमें। बिल्कुल समझा रहे हैं। हम्म, दोनों का कभी अमाउंट, करेक्ट। शायद आपका कनेक्शन बुक किया गया है। एक मिनट। हाँ, इन दोनों के कंपैरिजन में ऑब्वियसली इंडिया सीमेंट से बेटर है अंबुजा सीमेंट्स। बट अगर आप उससे कंपेयर टॉप जो मार्केट कैप वाली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, उससे कंपेयर करोगे तो रेशियोज पूरे अलग हो जाएंगे। आपका काफी अटक रहा है भैया। ये दे देंगे तो वेट, आवाज आ रही है। तो वैसे भी बहुत। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मारिए, आपका अटक रहा है या हमारा अटक रहा है? हाँ, नहीं, फिर भी आप। एक मिनट। ठीक है, अभी अभी क्लियर है ऑडियो वगैरह, ऑडियो वीडियो? ऑडियो हाँ हाँ। भी ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था कि जैसे अंबुजा सीमेंट पिक करिए इंडिया सीमेंट्स के साथ। अब दोनों की मार्केट कैप अगर देखोगे, ये 8,000 करोड़ की कंपनी है। और जबकि अंबुजा सीमेंट देखोगे तो 1,24,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। करेक्ट। तो जब ऐसी कंपनीज कंपेयर करते हो तो इससे भी ऊपर कौन सी कंपनी, एक बार देखो। जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो है 3 लाख करोड़ की कंपनी। देखो यहाँ पे मार्केट कैप है। करेक्ट। तो इंडिया सीमेंट तो अब देख लिया कि अच्छी नहीं है। इंडिया सीमेंट तो अब हटा देंगे। एक बार अपन चलते हैं अल्ट्राटेक पे। देखो अल्ट्राटेक है ये। अब अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट कंपेयर करके बताओ मुझे कौन सी अच्छी है, क्या है, मतलब किस में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है। वैसे हम्म, अंबुजा और अल्ट्राटेक में मुझे बताओ कौन सी क्या बेटर है क्या नहीं है। अल्ट्रा।
ROE और ROE तो मतलब थोड़े सिमिलर ही है दोनों में ही। और हाँ correct। कौन सा पिक करोगे, दोनों कंपनी क्या पिक करोगे? और ये ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट। और स्टॉक प्रॉफिट भी अल्ट्रा में ज्यादा है, 50.4। क्या ज्यादा है? स्टॉक प्रॉफिट स्टॉक प्रॉफिट कौन सा, कौन से पर रेशो? इक्विटी। बुक वैल्यू से साइड हो गया, प्रॉफिट पर इक्विटी। प्रॉफिट नहीं। कौन से रेशो की बात कर रहे हो आप, मुझे बताओ, कुछ कंफ्यूजन है। सेकंड, सेकंड पे है मतलब मार्केट कैप के नीचे। मार्केट कैप के। स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो। अच्छा। हाँ, इसीलिए। और फिर इसकी देखें तो फेस वैल्यू, नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 5% है इंट्राडेक की। हाँ, और अंबुजा की प्राइस टू फेस वैल्यू 2 है, 2.5 तो है, करेक्ट। वो ज्यादा बेटर है। देखो, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक अल्ट्राटेक का अगर एक शेयर लेना होगा ना, तो 10,000 रुपये चाहिए। 10,948 का एक प्राइस है, एक शेयर की प्राइस है। तो जब ये ऑलमोस्ट दोनों इक्विवेलेंट प्राइस पे है, करेक्ट, सब कुछ आसपास आसपास ही घूम रहा है, तो एक क्या कर सकते हैं, हम अंबुजा को सिलेक्ट करें, क्योंकि कुछ चीज 10,000 की 20,000 होने में टाइम लगेगा, 10,000 रुपये बढ़ना पड़ेगा। और जबकि यहाँ पे 500 रुपये का प्राइस है, तो उससे ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्पीड में बढ़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, बट मल्टीपल ऑफ शेयर्स इसमें ज्यादा आएंगे। करेक्ट। 10,000 की एक आएगी और ये 5 5 बहुत सारी हो हाँ, गई। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ये पूरा टेबल क्लियर है। करेक्ट। हाँ, एक और मैं बताऊं। हाँ, बताओ। मैंने टेक्सटाइल कैटेगरी ली थी। हाँ, इसमें पहला है वर्धमान टेक्सटाइल। 1 मिनट ओपन करता हूँ। हाँ, बताओ। और दूसरा था सनातन टेक्सटाइल। आई थिंक इनका भी कंपेयर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस है आई थिंक। हम्म, कॉटन ब्लेंड में ही है, ओके। हाँ, है ओके। हम्म, मुझे तो सबसे सही कंपैरिजन लगता है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ओके, वर्धमान में 1.22 है, और ओके, सनातन में 2.11 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। पर ROCE और ROE 13 और 10% है, तो ज्यादा है इसका सनातन का। करेक्ट। और हाँ, डेप्थ भी ज्यादा कुछ मैटर ज्यादा कर नहीं रही है दोनों में। हम्म, पर एज कंपेयर टू अब मैं वर्धमान पर लूंगा, वर्धमान पर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इसका करंट रेशियो एसेट्स हाँ, 4.11 है। मतलब इसके पास एसेट्स बहुत ज्यादा है। हाँ, तो एसेट ज्यादा है तो फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बाकी सब कुछ मोस्टली सिमिलर है। करेक्ट। और प्राइस वेरिएशन भी ज्यादा नहीं है, 339 396, तो इतना कुछ ज्यादा इसलिए मैं वर्धमान पर इन्वेस्ट करूंगा। ओके, ठीक है। अब ये जो हुआ है वो इस टेबल पे हुआ, है ना, ये हाँ। टेबल अपने पास अब क्लियर है। अब हम्म। जो और रेशियोज है उस पे अपन चलते हैं। ये टेबल और वो टेबल, ये तो सिर्फ पीयर कंपैरिजन है। हाँ। ठीक है, अलग अलग कंपनीज के साथ कंपैरिजन है, मतलब ये टेबल भी अपने पहले के साथ क्लियर हो गया। करेक्ट। अब आते हैं उसके बाद वाले टेबल पे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसमें देखो हम्म। दो चीजें होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस होता है, वो होता है एनुअल, जो ईयर ऑन ईयर जो डिफरेंस होता है। अब जैसे देखो ऊपर, उससे ही समझ जाओगे। मार्च 22,
जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22। और जब यहाँ पे देखोगे 2015, 16, 17, 18, 19, वैसे ईयर ऑन ईयर ये डिपेंड करेगा। देखो चीजें दोनों में सेम होगी, देखो सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम, यहाँ पे भी देखोगे तो सेम है। वो क्वार्टरली है, वो बस एनुअल है। ठीक है, तो यूजुअली हम डेटा लेते हैं एनुअल के हिसाब से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो चेंज हो सकता है। अब जैसे कोई सीजन है, एफएमसीजी है, तो गर्मियों के टाइम में आइसक्रीम्स ये वो ज्यादा चलेंगे तो वो बढ़ सकता है। एनुअल देखेंगे तो ज्यादा बेटर आइडिया आएगा। ठीक है, तो अब एक बार ये टेबल स्टडी करते हैं। देखो पहला है सेल्स। ठीक है, सेल्स कौन सी कंपनी में कौन से साल में कितना किया है। ठीक है, ये अपन वापस रिलायंस पे ही चलते हैं, उस पे से अपन ने जो स्टार्ट करी थी। एक मिनट। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं सेल्स 13, 14, 15। देखो अगर ऐसी कंपनीज जो स्टैंडर्ड कंपनीज है ना, उसमें देखोगे तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। देखो ये 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 372, 272, फिर यहाँ से देखोगे धीरे 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 ओवरऑल देखोगे तो बढ़ता चला जा रहा है। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग लास्ट, 12 मंथ्स। हाँ, टीटीएम का मतलब, तो ये अभी अच्छा। चल रहा है, अभी इसका कुछ ये साल पूरा नहीं हुआ, तो अभी लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है। वैसे ही अगर सेल्स में देखोगे तो ये देखो ग्रोथ परसेंटेज में उसके फिगर्स आ गए अपने पास। ठीक है, अभी सेम चीज एक्सपेंस पे चलते हैं। अब एक्सपेंस में क्या होता है कि अगर ये एक्सपेंस बढ़ता चला जा रहा है उसके साथ सेल्स भी बढ़ रहा है, तो वो चीज अच्छी है। कि अगर मान लो कोई कंपनी है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का, मतलब जैसे ऑयल रिफाइनरी है वो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कंपनी एक्सपांड होगी, सेल्स बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़ेगा। सेल्स के साथ साथ अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात है। बट अगर ऐसा है कि सेल्स नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें सेल्स तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ठीक है। अब देखो इसमें मटेरियल कॉस्ट कितना जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना जा रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड होगी। ठीक है, अब उसके बाद सेल्स माइनस एक्सपेंस, वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हाँ। प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये जो रो है पूरी प्रॉफिट की रो है, मतलब यहाँ से अपन समझ सकते हैं कितना प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कितने मार्जिन से प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, देखो अब अदर इनकम। अदर इनकम में अगर कहीं किसी को कुछ उसने दिया है, मतलब इनके उसमें ये होता है कि काफी सारा पैसा देते हैं किसी को, वहां से फंड्स कमाते हैं वो लोग, इंटरेस्ट आता है, या फिर स्टॉक्स उनकी जो ट्रेडिंग होती है उनसे भी पैसा आता है कंपनीज में। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज भी होते हैं, तो ये सारे अदर इनकम में इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब आवाज नहीं आ रही आपकी। आज क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, शायद एकदम से ब्रेक हुई है। अभी अभी ओके। अभी आवाज क्लियर है। आवाज अभी आ रही है।
अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो बता रहा है सिंबल, यहाँ पे जो मुझे सिंबल बता रहे हैं उसमें माइक बहुत अच्छा है। आपको हमारी आ रही है? हाँ क्लियर है। आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। 1 मिनट। मुझे ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। किसी भी नहीं आ रही। अब बोलिए कुछ। मेरे साइड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। अच्छा। यहाँ अब पे जो है वो पूरा अच्छे से चल रहा है। अब अब आपकी ब्रेक हो रही है शायद, आपकी भी आवाज ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। अब आ रही है। हमारी आ रही है। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये अदर इनकम है, मतलब इनकम, डेप्रिसिएशन की इनकम। तो ये उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये नेट प्रॉफिट। आवाज आ रही है ना? हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। मतलब ये जो है वो निकाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब जो पूरी इनकम हुई उसमें से अभी टैक्स भी कटेगा। टैक्स कटने के बाद जो इनकम होती है वो होती है एक्चुअल इनकम जो उनके हाथ में आती है। ठीक है, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डे बाय डे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बढ़ ही रहा है। करेक्ट, समझ आ रहा है? अच्छा भैया देखिए, अ, जैसे मार्च 2021 में सेल्स कम है, फिर भी नेट प्रॉफिट ज्यादा है मार्च 22 के कंपैरिजन में। तो सेल्स कम है तो उसके सामने एक्सपेंस भी तो कम ही है ना। हम्म। तो बैलेंस आउट हो गया ना, सेल्स कम है एक्सपेंस भी कम हुए तो बैलेंस आउट हो गया। नहीं, फिर भी इन दोनों में कंपेयर करो तो 90,000 का ही फर्क है, अप्रोक्स। हाँ अप्रोक्स 90, नीचे लिखा हुआ 89। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 89 है 2020 में, और उसमें हाँ 80 है। फिर हाँ। भी नेट प्रॉफिट ये वाला ज्यादा है। तो उसमें ये सारी देखो, ये अदर इनकम देखो ना। हाँ, अदर अदर इनकम इनकम। 8,500 करोड़ है, इसमें 22,000 करोड़ है। अदर इनकम ज्यादा है। हाँ, कहीं ना कहीं उनको बाहर से कहीं से पैसा मिला है कुछ, कहीं से, वो सारी चीजें फर्क पड़ जाएगी। इसीलिए मैंने बोला नेट प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो अब ये जो रेशियो है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, मतलब सेल का ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स कितना रेट से बढ़ रहा है वो यहाँ पे डिफाइंड है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है वो यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, ये जो सी ए जी आर है, सी ए जी आर होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कंपनी कौन से रेशियो से ग्रोथ कर रही है वो यहाँ से डिपेंड करता है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी तो अपन ने पहले ही ऊपर देख लिया है। ठीक है, ये रेशियोज अपने वही है जो ऊपर डिस्कस किए, बस ये 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स का कंपैरिजन दिया है। ठीक है, अब बैलेंस शीट्स पे आते हैं। देखो बैलेंस शीट्स में अगर आप पढ़ोगे तो ये और ये अमाउंट, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती है। वो बैलेंस शीट का रूल है कि जितनी लायबिलिटीज है उतने एसेट्स बैलेंस आउट होने चाहिए। बट इसमें अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कि जैसे बोरोइंग्स। अब जैसे बोरोइंग्स कहाँ से आ रही है,
उन्होंने कुछ बोरो किया है तो कितना किया है, अगर बड़ा है तो फिर हमको एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखना पड़ेगा कि अगर कोई फंड्स बोरो की है तो फॉर व्हाट रीजन। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कुछ जैसे लैंड परचेजिंग है, मशीनरी सेटअप्स के लिए किया है, तो इट्स गुड कि हाँ बोरो करके वो लोग इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ कर रहे हैं। बट अगर ये है कि ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं है, बस वो एक्सपेंस भी मैनेज नहीं कर पा रहे इसीलिए बोरो कर रहे फंड्स, तो वो गलत है। वो इसके पूरे रिकॉर्ड्स मिलेंगे एनुअल रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये टोटल बोरोइंग्स हो गई। मतलब ये डिटेल्स चेक करनी होती है कि जब एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें लैंड है तो लैंड परचेजिंग में उनके पैसे गए हैं। ठीक है, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वो सब में अगर एक्सपेंस जा रहे हैं तो इट्स गुड, इसमें कुछ बुरा नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज में देखोगे तो वो लोग डेट लिए होती है, तो डेट रीपे करने में फंड्स यूज करते हैं, तो वो चीज़ नहीं अच्छी है। यहाँ पे ये डिटेल्स पूरी चेक करनी होती है कि अगर वो लोग ग्रो कर रहे हैं तो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एसेट्स है तो कौन से एसेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, ये और ये टेबल पूरा क्लियर। हाँ, इसमें भैया मेन क्या देखना होता है? जैसे कौन, काफी सारी चीजें हैं। देखो इसमें मेन देखेंगे अगर फिक्स एसेट्स और बोरोइंग्स, बोरो कहाँ से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और एसेट्स है तो एसेट्स कहाँ पे परचेज हो रहे हैं। ठीक है, देखो अब कैश फ्लो और देखो कैश फ्लो और रेशियोज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार तो भी देखेंगे हम लोग। देखो कैश फ्लो होता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो फैक्ट्री से माल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें से कितना कैश जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइंड होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारी आ गई कि जैसे देखो फिक्स एसेट परचेज हो गए, इन्वेस्टमेंट परचेज हो गए, कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी, कुछ डिविडेंड्स, जैसे उनके पास भी कोई होल्डिंग्स होगी तो उसमें डिविडेंड्स अर्न किए होंगे। ठीक है, ये सारा एक्सपेंस होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब वो आउटसाइड, मतलब आउटसाइड जा रहा है, फंड आउटसाइड जा रहा है, इसीलिए वो माइनस में शो करते हैं कि वो पैसा निकल रहा है, बैलेंस में से निकल रहा है, इसलिए वो माइनस में होता है, हमेशा ही माइनस में होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मतलब जो रिसीवेबल्स है, मतलब जो पैसा आना है, इसलिए वो पॉजिटिव में होता है। ये नेगेटिव का मतलब ये मत समझना कि भाई कुछ लॉस है, बस वो एक्सपेंस दिखाने के लिए माइनस किया है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे बोरोइंग्स है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड होती है। डिविडेंड्स पेड, अब जैसे हमको जो डिविडेंड मिलता है वो चीज यहाँ पे डिफाइंड होती है। तो ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि काफी बार लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो माइनस में है तो बुरा है, बट माइनस में क्यों है, डिविडेंड्स ही पे कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। हर कंपनी टू कंपनी ये सब वेरी करेगा, मतलब पॉजिटिव कैसे लेना है, क्या लेना है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट में रेशियोज है कि ये डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, मतलब इन्वेंट्री कितने दिन रख रहे हैं, जो डेट लिया है वो कितने दिन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये मनी फ्लो साइकिल समझ में आती है इससे कि कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब अगर जो चीज बन रही है उसको क्लाइंट तक पहुंचने में और पैसा लाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, उससे अपने को इन्वेस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शेयर होल्डिंग्स हमने देख ली है, करेक्ट। हमने अभी तक पूरा इंडस्ट्री कैसे देखते हैं वो सारा कवर कर लिया है। कोई भी एक कंपनी अगर है तो हम इस लेवल पे है कि हम जज कर सकते हैं कि नहीं ये अच्छा है बुरा है, ओवरऑल रेशियोज देख के समझ सकते हैं। अभी जो मेन पार्ट है वो बाकी है कि कौन से प्राइस पॉइंट पे लेना है। कंपनी तो अच्छी है, बट क्या इस प्राइस पे अच्छी है या फिर कोई कम प्राइस में ले, या फिर यही प्राइस सही है ले ले, वो हम करेंगे आगे। ठीक है, ये दिस इज नॉट इनफ। देखो दो चीज होती है, जब कंपनी अच्छी है, बट कंपनी अच्छी है कैसे, 1,000 रुपए में वो कंपनी अच्छी है या 1,200 रुपए में अच्छी है, 1,500 रुपए में भी अच्छी है,
तो उस वे में देखना है। उस वो समझने के लिए हम चार्ट्स पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे हम ये चार्ट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो पूरा टेबल मैंने सिखाया उसमें से कोई भी डाउट्स है, कुछ है? क्योंकि अपना थियरेटिकल इन्वेस्टिंग का जो सेशन है उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा लिए हैं। हाँ कोई मुझे रेशियो में या कहीं पे भी। हाँ जैसे इसमें ना काफी पीछे साल का भी दिया है, 10 साल पहले तक का भी, 5 साल पहले तक का भी। तो हमें मेनली कितने साल पहले का ध्यान देना चाहिए? यूजुअली लास्ट 5 इयर्स का ध्यान देना चाहिए। लास्ट 5 इयर्स का। बाकी अगर है कि भाई अगर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स देखना चाहिए। ऐसा नहीं है हाँ कि 5, बट यूजुअली जो अच्छी कंपनीज होती है वो 3 से 5 साल के कंपैरेटिवली स्टडी के लिए अच्छे होते हैं। और लग जी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कहीं पे कुछ स्ट्रक हो रहे हो तो। या एक और कि इतने सब रेशियोज में अभी तक कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स का या इस टाइप का कुछ नहीं आया एनुअल मतलब रिपोर्ट में। अगर लाइक अभी तक का तो हमें समझ आया कि अब ये कर चुकी कंपनी, इस साल का भी ये था, पर कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बेसिस पर हमें इन्वेस्ट करना वो चाहिए एनुअल कि। रिपोर्ट में आएगा, वो मैं कराऊंगा। वो एनुअल रिपोर्ट अभी बाकी है। अच्छा जो अभी तक कराया है उसमें कोई डाउट कुछ भी? देखो, एनुअल रिपोर्ट्स ऐसा नहीं है कि ये यूजुअली आप अगर डाउनलोड करके देखोगे ना, वो 200-250 पेज का रिपोर्ट होता है पूरा। ठीक है, बट अपन जो मेन सेक्टर्स है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक सेक्शन होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। जो वो मैनेजमेंट है उनकी कंपनी का, वो कौन से सेक्टर्स को लेके कैसे वो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सारा इसके अंडर डिफाइंड होता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एक वो इम्पोर्टेंट होता है जहां से ये अगर देखोगे, देखो एक बार चेक कर लेते हैं 12-13 पेज पे। हाँ देखो, अब जैसे बिजनेस परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ लिखा होगा कि लाइफस्टाइल एंड जैसे फैशन एंड लाइफस्टाइल है जिसमें वो रिलायंस रिटेल डील करता है। तो स्ट्रेटेजी उनकी क्या है, आगे जाके कहाँ पे क्या स्ट्रेंथन करेंगे, क्या वीकनेस है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती है। तो ये जो सेक्शन है ना, सब में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सब में मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता ही है। वो एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो अपने रेशियोज देखे ना, उसकी एक्यूरेट अमाउंट्स के साथ यहाँ पे डिफाइंड होता है। ये दोनों चीजें मेन है, बाकी ऑब्वियसली अगर डेप्थ में पढ़ना है तो सब कुछ में अच्छा है, बट ये दो चीजें तो पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्लियर।
कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ अभी, है ना। अब एक काम करो सम्यक जी, आप पूरा बैंकिंग सेक्टर में से कोई एक स्टॉक उठाओगे, बट अब पहली चीज, बैंकिंग में भी फर्क होता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब बैंकिंग में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इंडियन बैंक, वो सारी गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो सारी प्राइवेट सेक्टर हो गई। तो पलक जी आप ले लो प्राइवेट सेक्टर, और सम्यक जी आप ले लो पब्लिक सेक्टर। दोनों में से ये सारे रेशियोज देखो, आराम से 5-7 मिनट टाइम लो, कंपेयर करो और मुझे बताओ दो कंपनीज, ठीक है, जो पिक करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है।
क्या हो रहा है? कोई डाउट्स है? कुछ है? जी बताइए। उससे कॉल आ गया। अच्छा, कोई नहीं। उसमें मतलब ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन चल रहा है अभी कंपनी में। हाँ मतलब, अगर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो आप कौन सा स्टॉक बाई करोगे? क्वार्टर प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा तो यस बैंक पे है, सबसे ज्यादा कंपेयर ये करें तो। क्वार्टर का हुआ, एक क्वार्टर में वो होगा, लास्ट क्वार्टर में हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप पास्ट इतने सालों का अगर रिकॉर्ड्स देख रहे हो तो कौन सी कंपनी अच्छी है? ये तक समझ आता नहीं है। हाँ अभी आज ही ना मतलब इस भैया ने मेरे को अभी थोड़ा बहुत क्लियर करा था। कल मेरा फर्स्ट टाइम था हाँ, जब मैं मुझे स्टॉक। उसने बताया। आप मतलब एक बार ट्राई करो, मैं आपको एक्सरसाइज इसीलिए दे रहा हूँ ताकि वो चीज़ें अगर नहीं क्लियर होगी ना तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। और इसमें भी आर ओ सी ई इंडस बैंक का ज्यादा है। हम्म। और क्या देखना होता है? एक मिनट में शेयर करता हूँ। हाँ बताइए, कौन सी कंपनी कंपेयर कर रहे हो पहले? क्या? प्राइवेट सेक्टर में सबसे लीडिंग है एचडीएफसी बैंक। हाँ। ठीक है। अगर आप पहले ही एक कंपनी खोलोगे ना तो यहाँ पे देखो, पीयर कंपैरिजन में मार्केट कैप सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक आएगा। बहुत बड़ी कंपनी है ये, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है। अब इसको एक बार जनरलाइज वे में देखोगे तो इंडसलैंड बैंक का पी बहुत कम है, और इंडस्ट्री पी देखोगे तो 10 है। तो थोड़ा कम प्राइस में अपने को मिल रहा है। अब एक ओवरऑल जनरल आइडिया मिल गया कि आरओई इतना है, आरओसीई इतना है, आरओई इतना है। ठीक है। ये एक पहली चीज हो गई, प्राइमरी चीज यहाँ से मैंने देख ली कि आरओसी आरओई इतना है और 1700 रुपये का प्राइस है। अब मैं नेक्स्ट चलूंगा उसकी कंपेरेटिव कंपनी, उसके नीचे आ जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक। उसमें क्या रेशियोज है? एक एक कंपनी स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में अगर कोई कोई भी बंदा अगर उसके ऊपर 5-7 लाख 10 लाख रुपए डाल रहा है कोई एक कंपनी पे, तो ऐसे क्विक डिसीजंस नहीं होते किसी के कि 2 मिनट में डिसीजन। हर एक कंपनी को अंडर डेप्थ में जाके स्टडी करना पड़ेगा। हर चीज देखनी पड़ती है। हर चीज देखनी पड़ती है। अगर डेट ली है तो फिर नीचे आगे जाओ, जो नीचे अगर रेशियोज में अपने लिखे डेट क्यों ली है, अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो क्यों हुआ है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पर ना ये समझ नहीं आता मतलब कौन सी चीज ऐसे में देखने की वो ज्यादा है, कौन सी चीज कम में देखनी है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कंपैरेटिव, ये पूरा कंपैरेटिव स्टडी ही होता है। इसमें ये है तो इसमें ये है, ज्यादा कौन सा अच्छा है। हाँ वही। कंपैरेटिव स्टडी ही होती है इसमें। इसमें कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ इतना है तो अच्छा है। इसमें 7 है और इसमें 8, जैसे मान लो आर ओ सी है, इसमें 7.6 है, कोई और कंपनी में 15 है, तो फिर ये कंपैरेटिवली ये खराब हो गया। बट ऐसे देखा जाए तो 7% पॉजिटिव, 7% भी अच्छा ही है। जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब वो डिफरेंशिएशन आता है। तो फिर वही करनी चाहिए दूसरी 15 पे। कंपैरेटिव स्टडी ही करनी पड़ेगी कि एक बार ये देखी फिर दूसरी कंपनी फिर तीसरी।
फिर कंपेयर के लिए तो फिर बहुत सारी कंपनी हो जाएगी, 10 हाँ 15। ऑब्वियसली होगी। हर एक सेक्टर में एक एक कंपनी देखोगे ना, तो हर एक सेक्टर वाइज मिनिमम आपको 5 7 कंपनी 10 कंपनी होगी ही होगी। तो वो एक काम करो, टाइम लो, 2 2 सेक्टर। सम्यक जी को टाइम लगेगा, उनको कॉल पे है ना? क्या? कॉल पे है सम्यक जी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई नहीं, आप उनको भी बता देना। आप दोनों लोग 2 सेक्टर्स लो, सिर्फ 2। और मुझे इस दोनों में से सारी कंपनी स्टडी करके मुझे 2 2 कंपनीज चाहिए, शॉर्टलिस्ट की हुई। मतलब सिर्फ 2 ही? 2 सेक्टर की 2 कंपनीज। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गई, उसमें से एक, फिर कोई हम्म। ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, उसमें से 2, इसमें से 2। और उसमें फिर सारे सेक्टर्स आप स्टडी करोगे, सारे ऊपर से नीचे जो अपन ने स्टडी किया वो सारे ही कवर करोगे। इसलिए मैंने सिर्फ 2 दिए। 2 सेक्टर्स करो और सब में 2 2। ठीक है। मतलब कल का होमवर्क है? हाँ, ये अभी प्रैक्टिस पता करनी नहीं। पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ये। जितना प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। आज वो मेरे को, मतलब आज का होमवर्क भी ना अभी अभी हमने 1 घंटे पहले ही किया था, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले। नहीं, थोड़ा टाइम दो। अभी पूरे, अभी आप क्या कर रहे हो? वर्किंग में हो या क्या कर रहे हो? अभी तो मैं 11th क्लास में हूँ। हाँ। नहीं मतलब पूरे दिन कुछ स्कूलिंग चल रही है, क्या है? हाँ, स्कूल से फिर सीधा घर पे, और कुछ नहीं। ओके, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो अब स्कूल तो के एग्जाम। बाद। हो गए एग्जाम? हाँ। अच्छा, ठीक। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर स्कूल के बाद टाइम है तो थोड़ा इसको लेके बैठो। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा एक दिन में। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझिए, मैंने अभी होमवर्क दिया है कल के लिए। 2 सेक्टर्स में से, मतलब जैसे एक हो गया ये बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जैसे आपको मैंने दिया है, तो उसमें से 2 बैंक्स निकालोगे, और एक कोई और सेक्टर पकड़ लो। और एक काम करता हूँ, मैं साइन ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सम्यक जी आप कर लो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स। हाँ। पलक जी आप कर लो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है। चार, मतलब जैसे हर एक कंपनी के, एक सेक्टर के 2 कंपनी, वैसे ही सबके 2 2 2 2। दोनों में से ये कौन सी अच्छी है? नहीं, कंपनीज तो बहुत होंगी। अब जैसे देखो आईसीआईसी बैंक खुला है मेरे सामने, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी बहुत सारी कंपनीज है। बट हाँ। इतने सारों में से टॉप 2, कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कौन सी 2 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, उस ठीक हिसाब है। से। ठीक है। बाकी आज के सेशन में कभी कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। और अगर जैसे आप कल कभी स्टडी भी कर रहे हो ना फ्री टाइम में, और सेशन से पहले भी अगर कुछ पूछना है तो मुझे कॉल कर सकते हो, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ हो तो। सिर्फ आज दो का तुम दो कंपनी स्टडी मत करना। हर एक सेक्टर की 5 7 10 कंपनीज होगी, सबको हाँ। एक से एक कंपेयर करके फिर टॉप 2 निकलेगी। ठीक है, ठीक है। चलो फिर अभी क्लास यहाँ पे एंड करें। कुछ डाउट्स वगैरह कुछ नहीं है तो, कुछ हो कल भी पूछ सकते हो। क्लास के पहले भी अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास में तो मिलेंगे ही, है ना? थैंक यू भैया, जय श्री राम। जय जय जी, नयन।